जोहार। और जब मैं कार्यक्रम की शुरुआत जोहार से करता हूं तो इसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष है। नमस्कार से जोहार तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। और उस लड़ाई का जो मतलब एक इतिहास है, उस इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं। ऐसे तो उनका मैं आपका तारुफ करवाऊंगा तो आप तारुफ इनका देखा है आपने कि भाई बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं प्रतुल शाहदेव। अक्सर डिबेट्स में आपने इनको विपक्षियों के छक्के भी छुड़ाते हुए देखे होंगे। लेकिन यहां जो तारुफ है, वो तारुफ और तारीफ दोनों अलग है। प्रतुल शाहदेव झारखंड के कुछ गिने चुने मूलवासी नेताओं में से एक, मुखर मूलवासी नेताओं में से एक। पहली चीज। दूसरी चीज, एक मतलब कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा समर्पण। समर्पण इसलिए क्योंकि प्रतुल शाहदेव एक ऐसी विरासत से आते हैं जिस विरासत को हम सब जितनी बार प्रणाम करें तो वो बहुत कम होगा। अलग झारखंड राज्य के लिए उस विरासत ने हमें बहुत कुछ मतलब वहां से बहुत कुछ मिलता है। एनर्जी मिलती है, प्रेरणा मिलती है, लड़ने की ताकत मिलती है। जस्टिस एलपीएन शाहदेव साहब मतलब एक प्रेरणा स्रोत है वो, तो उनको प्रणाम करके मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। जो है रौरे बुलाली बहुत बेस लागला। दादा, मैंने 25 साल कर झारखंड रौरे देखा थी, आप देख रहे हैं। आपके कंधे पर, आपके माथे पर पिताजी का आशीर्वाद है और आपने अपने पिता को संघर्ष करते हुए भी देखा। ही इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू। हम हर बार देखते हैं कि जब उनकी जयंती होती है तो आप भावुक भी होते हैं। आपकी बाइट्स हम हर बार चलाते हैं तो आप भावुक भी होते हैं। और हर बार उस जयंती के बाद एक नई एनर्जी प्रतुल साहदेव को देखने को मिलती है। मतलब आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र में कितना आज भी आ, उन महान शख्सियत, एक पिता के नाते नहीं, एक शख्सियत के नाते उनका कितनी अहमियत है अभी। देखिए, मैं खुशकिस्मत हूँ। मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद मेरा जॉब सिटी बैंक पर लगा था कैलकाटा में। पर मेरे पिताजी ने कहा कि अगर तुम झारखंड में रहकर ही यहाँ रहो, कुछ करो तो बेहतर होगा। और मैंने उनकी बात को मान ली। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे पूरा जो समय था जीवन का मेरे पिताजी के साथ बीता, उनके अंतिम सांस तक मैं था। देखिए, ये आज ना हम झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में आज भी अस्तित्व की लड़ाई यहाँ के आदिवासी मूलवासी लड़ रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, जब 1999 98 97 का दौर था, जिस समय लालू प्रसाद के सरकार का चरम पर था सब तरीके से सरकारी तंत्र, उस समय कुछ चुनिंदा व्यक्ति थे जो अलग राज्य के लिए संघर्ष करते थे। मेरे पिताजी पहले मूलवासी थे जो न्यायाधीश बने। आदिवासी समुदाय से भी कोई व्यक्ति उस समय तक नहीं बना था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। देखिए, उस समय क्या होता था ना कि बिहार की लॉबी डोमिनेट करती थी। उस समय जो भी पटना हाईकोर्ट का जज बनता था, वो मूलतः बिहार के क्षेत्र से ही होता। तो दक्षिण छोटा नागपुर का क्षेत्र जो था, जिसे मूलतः आज संथाल परगना और छोटा नागपुर के रूप में हम झारखंड जी। जानते हैं, उससे कोई व्यक्ति जज नहीं बना था। आप सोचिए, मेरे पिताजी जब 1992 में जज बने तो ये पहला बार हुआ कि कोई जज बना हो। जबकि आज़ादी 47 में मिली, 45 वर्षों तक इन्होंने किसी व्यक्ति को जज नहीं बनने दिया झारखंड क्षेत्र से। पहले मूलवासी आदिवासी समुदाय ऐसे थे जो जज बने। और रिटायरमेंट के दिन से ही उनके मन में झारखंड के प्रति इतना समर्पण था कि वो झारखंड अलग राजकीय आंदोलन में कूद पड़े और कभी किसी दल की सदस्यता नहीं ली। वो लेखन किया करते थे जब भी संवैधानिक या भूल भुलैया में सरकार फंसाती थी, कहती थी कि बिहार सरकार विरोध कर रही है, हम राज नहीं दे पाते थे, तो पिताजी अक्सर संविधान विशेषज्ञ थे, इस भूल भुलैया से निकाल देते। पहले अकेले जज हैं मुझे लगता है देश के इतिहास में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी आंदोलन के क्रम में। तो उनके जीवन का मेरे जीवन पर बहुत असर है। मैं अगर उनके जीवन का 0.01% भी अनुसरण कर लूँ, जितना डिसिप्लिन जीवन उन्होंने जिया और जिस तरीके का उन्होंने कार्य किया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और अभिषेक जी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, उस समय जज जब रिटायर करते थे तो उनको कहीं ना कहीं किसी आयोग का चेयरमैन हाँ। कुछ बना दिया जाता था। पिताजी ने संघर्ष के रास्ते को चुना। जिस समय उनका रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद से वो झारखंड के लिए लगे रहे। और जो अंतिम लड़ाई थी, जिस समय बड़े बड़े नेता झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल लेकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनकर बैठ गए थे और गद्दी ले ली थी, वो सड़कों पे नहीं उतर रहे थे, पिताजी के नेतृत्व में उसमें आजसू और तमाम दलों ने सर्वदलीय समिति बनाई थी और बंद बुलाया था। 1998 के दौर में आंदोलन हुआ और उसके बाद अलग राज्य का गठन हुआ। तो कहते हैं ना, वो झारखंडी फीलिंग जो पिताजी ने दी थी, वो कूट कूट कर मेरे अंदर भी भरी हुई है। मैंने कहा ना, 0.01% भी मैं अगर जीवन में कुछ कर पाऊँ उनकी तरह, तो जीवन सफल होगा। अब एक अंतिम बात बताता हूँ। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि झारखंड सिर्फ विकास की लड़ाई नहीं है, झारखंड सत्ता की भी लड़ाई है। सत्ता यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासी
जो सच में यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासी का विकास चाहते हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हो, जब तक वैसे लोगों सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, या बिहारी उपनिवेश का जो पहले चक्कर था वही आज फिर से दिखेगा, मुझे लगता है झारखंड का जो गठन है उसके मायने सफल नहीं होंगे। हमें लगता है जो उन लोगों ने सपना देखा था 25 वर्षों में, शायद हम उससे बहुत पीछे रह गए। एक सवाल मतलब हमेशा मेरे मन में आता है, मैंने आपको इंग्लिश चैनल्स में भी डिबेट करते देखा है, हिंदी चैनल्स में भी डिबेट करते देखा है। अभी मुझे पता चला कि यार एन एमबीए, वैसे हमें अंदाजा था कि यू आर क्वालिफाइड पर्सन, जिस तरीके से आप तर्क मेरा देते पहला हैं। जॉब मल्टीनेशनल सिटी बैंक में था, इसीलिए पर मैंने इसीलिए छोड़ ये सवाल मेरा इसीलिए, मतलब आप कहीं भी बहुत अच्छी सैलरी पर एक अच्छी नौकरी कर रहे होते, एक एबव एवरेज, वैसे तो आप राज परिवार से हैं, मतलब हम लोगों को एग्जांपल दिया जाता है कि प्रतुल चाहते हो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे तो प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। सच क्या है झूठ क्या है वो अलग बात है, लेकिन एक बात कही जाती है हम लोगों के यहाँ, चूंकि हम भी मूलवासी हैं, आप भी मूलवासी हैं, और कहीं बहुत दूर हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लेकिन प्रतुल शाहदेव अगर झारखंड से कहीं बाहर होते तो आज किसी बहुत बड़ी एमएनसी में किसी बहुत अच्छे पोस्ट पर, मे भी कहीं सीईओ सीएफओ इस तरीके की कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे होता है, लेकिन आपने राजनीति चुनी। देखिए, राजनीति सेकेंडरी थी, पर मुझे लगता है कि मैं अगर कहीं सीईओ भी बन जाता तो शायद मेरे जीवन का वो फेल्ड मैं लाइफ मानता। अगर मैं इंट्रोस्पेक्शन करके देखता, क्षणिक सुख जरूर मिलता है कि बड़ी अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं, बहुत अच्छे सैलरी मिल रही है, लेकिन आप देखिए सबसे पहला जो मुझे फायदा हुआ झारखंड वापस रहने का, मैं माता और पिता के साथ अंतिम समय तक रह सका। और कहते हैं ना कि जिस घर में माता पिता बुजुर्गों का साथ होता है, उस घर में ना कोई संकट फटकता तक नहीं है। तो मेरी ये खुशकिस्मती थी कि मैं माता पिता के अंतिम सांस तक था साथ में। और दूसरी बात, मुझे झारखंड के साथ इतना लगाव कभी शायद नहीं होता, अपने गांव के साथ लगाव नहीं होता। अगर मैं किसी एमएनसी में होता फिर तो मैं 8 to जो 6 और 7 वाला जॉब का चक्कर होता है, सेल्स टारगेट मीट करने का चक्कर होता, मैं उसी में फंस जाता। तो मुझे लगता है वो जीवन आप उसके मेरे लिए बने ही नहीं थे। नहीं, मैं नहीं। और मूलवासी हूँ साहब, इस मिट्टी के प्रति मेरा भी फर्ज है। मेरे पिताजी ने यहाँ अब संघर्ष किया। मेरा सवाल यही है, आप एक मूलवासी हैं, बहुत कम मूलवासियों को मैं इतना मुखर राजनीति में देखता हूँ, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जैसे झारखंड के लोग जो झारखंड की मिट्टी की आवाज को समझते हैं वो झारखंड की बात आकर के करें। अव्वल तो जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी मनोदशा बना दी गई है, एक ऐसा एक इमेज बनाया गया है कि उस पार्टी में कोई मूलवासी हो कोई आदिवासी हो तो ही विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो क्या मतलब आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत फैलाया गया है। बीजेपी में आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल जी, प्रतिपक्ष के नेता है हमारे। आप अधिकारियों की अगर देखें, पदाधिकारियों की देखें, अधिकांश मूलवासी हैं, आदिवासी है। पर ये चेंज कर रहा है, ये दूसरे नेशनल पार्टीज में भी इस चीज का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लगता है कि झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, सबको रहने का अधिकार है साहब। लेकिन क्या मैं बिहार में जाकर चुनाव लड़ सकता हूँ, आरा नहीं या लड़ छपरा से? मारकर भगा देंगे लोग वहां से। तो एक हक तो झारखंडियों का बनता है, एक झारखंडी होने के नाते बोल रहा हूँ। और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक की आवाज उठानी चाहिए। तभी तो 1932 के खतियान का जब मुद्दा आया था तो हम लोगों ने समर्थन किया था इसका विधानसभा में, पर कहा था सरकार जिसको एक सरकारी संकल्प से लागू कर सकती है उसको विधानसभा से पारित कराने की और उसको गवर्नर के पास और 9वीं अनुसूची में डालने की क्या आवश्यकता थी। तो मुझे फक्र है कि मैं मूलवासी हूँ, मैं झारखंडी हूँ। और ये एक समय आप देखें जिस समय अलग राज्य नहीं हुआ था, तो उस समय किस तरीके से गंदे लहजे में कहा जाता था कि ये झारखंडी है, यानी बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, तो उसको झारखंडी की श्रेणी दी जाती थी। लेकिन आज चीजें बदल रही है, आज लोग गर्व से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। और जो बाहर से भी बाद में आकर राज बनने के बाद भी बस गए हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं अपने आप को खतियानी बता रहे हैं। तो ये तो फर्क आया है। मतलब आप मानते हैं कि इस चेंज का कहीं ना कहीं वाहक बीजेपी है? बिल्कुल बीजेपी भी है, और मैं दूसरे दलों की भूमिका से भी इसमें इनकार नहीं करता हूँ। देखिए, आखिर झारखंड किसके लिए बना था? मैंने क्या कहा, मेरे पिताजी बार बार कहते थे कि साहब यहाँ की सत्ता बनी है, झारखंड का गठन हुआ यहाँ के लोगों के लिए। तो जब तक आप सत्ता के शीर्ष में यहाँ के लोगों को नहीं बैठाएंगे, जो यहाँ की मिट्टी की खुशबू नहीं समझते हैं, जो यहाँ के प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं, अब आप कोई बाहर का व्यक्ति तो ये नहीं समझ सकता कि जो पलामू में असुर और बिरहोर जाति है वो कितनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, या संथाल के जो आज भी पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, आदिम जनजाति के, वो कैसे पहाड़ों में बसर करते हैं, चूहा का पानी पीते हैं, कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये तो कुछ झारखंडी समझ सकता है ना साहब। अक्सर छुट्टियों में खास करके शनिवार रविवार के दिन प्रतुल शाहदेव कभी टोरी जंक्शन में चाय पीते नजर आ जाते हैं, टोरी जंक्शन के बाहर में चाय वाले के वो यहाँ। तो मेरा घर है। कहीं कभी रोल महुआ मिलान ब्राह्मणी से लेकर मुझे के बड़ी खुशी है कि आपने कम से कम रोल का नाम लिया, और मुझे गर्व है मैं रोल का रहने वाला। देखिए,
आपको समझना होगा रोल ना, ये मुख्य सड़क से 7-8 किलोमीटर बीहड़ जंगलों, अमझरिया घाटी आप क्रॉस जी। करते हैं तो अमझरिया और चतरा के बालूमाथ के बीच का जो इलाका है, जहाँ से दामोदर नदी निकलती है, देवनाथ। देखिए, मैं अपने गांव के बारे में बोलते बोलते एक्साइटेड हो गया। देवनाथ नदी के उद्गम स्थल से 6-7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। और इतने कठिन और विषम परिस्थितियां वहां हम लोगों ने देखी है जब नक्सलवाद चरम पर था, लेकिन वो गांव की खुशबू ना वो खींच के ले जाती है। अभी भी उस गांव से मतलब आपका जुड़ाव तो बिल्कुल है जुड़ाव तो ना? है। मैं हमेशा हर एक 3-4 दिन में जाता ही रहता हूँ गाँव में। हमारी पूरी संपत्ति हुई है, खेती होती है। पिताजी ने ये जरूर किया था कि जब वेकेशंस होते थे, हम स्कूल में थे, तो लंबी छुट्टियों में बोले जाया करते थे। समर वेकेशंस की बात हो या विंटर वेकेशंस की बात हो, दुर्गा पूजा की बात हो, हम पूरी छुट्टियां अपने गाँव में बिताते थे। और उस समय तो ना तो बिजली थी ना पीने का पानी था, तो उस समय भी हम लोगों ने गाँव से वो जो जुड़ाव है वो हमारे पिताजी के कारण आया। अच्छा, एक अब सवाल राजनीति के, लेकिन मैं आपसे उम्मीद जवाब की गैर राजनीति कर रहा हूँ। 25 साल का झारखंड हुआ, बुरा तो लगता होगा जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है, अब अंदर से दुख होता है। मुझे हुआ था, मुझे मतलब कहीं ना कहीं अंदर बहुत फीलिंग आ रही थी कि यार मतलब एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको जेल भेजा जा रहा है। अभी भी जिस तरीके से देखते हैं शराब घोटाला और ये और वो तमाम चीजें सामने आ रही, पार्टी लाइन के इतर क्या लगता है, मतलब झारखंड को लेकर के दुख नहीं होता अंदर? देखिए, जो 25 वर्षों का सफर तय हुआ, जो हम लोगों ने सोचा था, सच में उसकी वो अपेक्षाकृत डेवलपमेंट नहीं हुआ। शुरुआत तो इनस्टेबल गवर्नमेंट्स थी, आया राम गया राम की सरकारें हुआ करती थी, राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक रहा। आप राष्ट्रपति शासन में समझ सकते हैं, गवर्नर का रूल चलता था, एडवाइजर्स आते थे, वो झारखंड से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। तो 12-13 वर्ष यहाँ पे यूपीए ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन किया, और 12 वर्ष के आसपास बीजेपी ने भी शासन किया, वो या तो कोalition में या खुद के बलबूते पे। तो ये जो कोई, अगर हम कोई सोच को लेकर आते या कोई दूसरी पार्टी कोई सोच को लेकर आती, तब तक वो पूरा होता, तब तक वो सरकारें हट जाती। मुझे लगता है सबसे लंबा टेन्योर अगर किसी सरकार का रहा है, अगर हेमंत सोरेन जी के जेल जाने को छोड़ दे, 5-7 महीने जो जेल गए थे, तो ये हेमंत सोरेन जी का लगातार दूसरी बार उनकी सरकार चुनी गई है। तो अपेक्षाएं हैं लोगों को उनसे, आदिवासी मूलवासियों को उनसे है। पर जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं, वो तो कतई झारखंडी नहीं दिखते साहब। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर एक आध को छोड़ दे तो हेमंत सोरेन के जो करीबी सर्कल के जितने लोग हैं वो सब गैर झारखंडी हैं। तो कहाँ से झारखंड के बारे में सोचेंगे। तो सब तरफ तो स्थिति वही है। कांग्रेस में देखिए वही स्थिति है, जेएमएम में देखिए वही स्थिति है, और बीजेपी में भी देखिए तो वही स्थिति है। नहीं, बीजेपी में थोड़ी अपेक्षाकृत बहुत पहले से बदलाव हुआ है। अब तो बहुत सारे लोकल लीडर्स हैं, आप देखें, अब आदित्य साहू जी हैं, प्रदीप वर्मा जी हैं, जिनका मूल घर बहरागोड़ा, वो हमारे लातेहार जिले में ही आता है। तो ये सब सांसद बने हैं। तमाम लोग जो होते हैं वो पुराना खत्म हो गया समय कि बाहर से लोग आते थे नॉमिनेट होके सांसद बन के जाते थे। मूलवासियों को साहब हम लोगों ने भी बहुत बड़ी संख्या में टिकट दिया है। एक आध अपवाद हो सकते हैं, पर वो सिर्फ विकास कार्यों के कारण है। और हमारा मानना है कि हम अब जो आदिवासी मूलवासी है उसके मर्म को समझते हैं, और हमें अवश्य जनता जो है आने वाले समय में मौका देगी। लेकिन एक दिल में एक दुख तो चीज है। हमेशा रहता है कि झारखंड काश काश 25 वर्षों में वो बाकी दूसरे राज्यों की तरह तरक्की करता। अच्छा, आपको मतलब पावर मिले अगर कभी हम हमें उम्मीद है, उम्मीद क्या, मैं जानता हूँ कि आने वाले कुछ समय में आपके जैसा डायनामिक लीडर है, या तो वो हमें लोकसभा में दिखेंगे या झारखंड विधानसभा में दिखेंगे, लेकिन कहीं एक जगह मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपकी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको देखूंगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपको जब ये शक्ति मिलती है, जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, या तो विधानसभा में आवाज बुलंद करते हैं या लोकसभा में आवाज बुलंद करते हो, तो झारखंड के कौन से मुद्दे को आप आवाज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम जो ग्रामीण इलाके हैं ना, उनका विकास सच में बिल्कुल नहीं हो पाया है। अभी भी 25 वर्षों में जो स्थितियां हैं वो उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं अभी गया था, अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक हमारे विनोद यादव हैं, हमारे गांव के बगल के चमीरा के, उनका देहांत हो गया था। गुजरात में मजदूर थे, उनके परिजनों को पैसा नहीं था लाश को लाने के लिए गुजरात से। गुजरात सरकार से हमने गुजारिश की, मुख्यमंत्री सचिवालय से लगातार संपर्क में रहे, उन्होंने निःशुल्क भेजा। तो अभी भी ये स्थिति है कि लोगों के पास दाह संस्कार, शव को लाने के लिए पैसे नहीं है। स्थिति में बदलाव की आवश्यकता है। और शहरों का भी जो अपेक्षाकृत विकास होना था, जो फ्लाईओवर्स के जाल बिछने चाहिए थे, रांची में अब कुछ दिख रहा है, पहले तो बिल्कुल नहीं दिखा। दूसरे शहरों में बहुत नाम मात्र है। तो जो विकास शहरों का भी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, ये स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए पूरा पॉलिटिकल क्लास कहीं ना कहीं दोषी है। जो झारखंड सपनों का झारखंड, जो झारखंड हमारे पिताजी और उस समय के आंदोलनकारियों ने देखा था, वो कहीं ना कहीं वो हम बनाने में विफल रहे। एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर, अभी निशिकांत जी के पोस्ट से आप देखिए,
कांग्रेस को लेकर के बाकायदा वो तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक ऐसा ट्रीटी साइन हुई थी, एक ऐसा एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि भाई आर्मी की जो मूवमेंट होगी उसका हमें आपको पहले जानकारी देनी पड़ेगी और तमाम चीजें इस तरीके की चीजें। क्या ये सही वक्त है इन सब चीजों के लिए? मतलब एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं, इस समय में क्या इन सब चीजों को लेकर के राजनीति होनी चाहिए क्या? नहीं, देखिए, कुछ चीजें जो होती है ना वो राजनीति से परे होती है। मुझे लगता है देश हित की जब बात होती है पूरे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि यही न्यू नॉर्मल है। यानी आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप अपने दफ्तर में एक कल्चर डाल देंगे कि 10 बजे अगर आप आ रहे हैं, मीटिंग है, और मीटिंग में आपको एक आइडिया लेकर आना है और आप नहीं लेकर आएंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं। तो यही आपका नया नॉर्मल हो गया। तो अब यही भारत का नया नॉर्मल है कि कोई आतंकवादी हमला हमारे ऊपर होगा तो हम जवाब देंगे। इन्होंने कहा कि जयशंकर जी ने बता दिया पाकिस्तान को ऐसा करने से, जबकि ये स्पष्ट था कि 11 मई को डीजीएमओ को, जो डीजीएमओ लेवल में बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा था कि हमने अपने आपके टेरर कैंप्स को स्ट्राइक किया है। डीजीएमओ भारत के थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उनका बयान है उसमें, और अगली बार हम इतनी रियायत नहीं बरतेंगे। और ये डीजीएमओ के स्तर पे ये बातचीत चलती रहती है। लेकिन देखिए, ये आपने जो ट्रीटी की बात की थी, ये देखिए ट्रीटी नंबर 31420 है, जी इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑफ मिलिट्री। तो इसमें स्पष्ट था कि ये 1991 में हुआ था, जिस समय चंद्रशेखर जी की सरकार थी। जी पर इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट देखिए 15 दिसंबर 1994, फोर यानी उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। इसका जो 5वां क्लॉज है कि जो ट्रूप्स का मूवमेंट है उसको एडवांस जो है आपको बताना बताना होगा पड़ेगा। पाकिस्तान को। तो ये क्या सेल ऑफ नहीं था? ये बताइए, अगर ये सेल ऑफ नहीं था कि आपको ट्रूप्स के मूवमेंट को एडवांस जानकारी देनी है पाकिस्तान को, तो ये क्या था साहब? आप अपने ट्रूप्स का कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, अगर आप अपने अपोजिट आर्मी को, जिसके साथ आप अनेक लड़ाइयां लड़ चुके हैं, उसको अगर बता देंगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और ये सवाल इसलिए, जवाब भी इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हम लोगों को जवाब देना पड़ा। ये जो बार बार प्रश्न करते थे, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा तमाम। अब देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने इसकी शुरुआत की, कितना डेंजरस बयान था कि हिंदुओं को चुनकर इसलिए मारा गया क्योंकि मुस्लिम असुरक्षित थे, उनको नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पे और मस्जिदों में मौका नहीं मिला। ये कौन सी बात है साहब? किस तरीके की भाषा सैफुद्दीन सोज ने कहा, चन्नी साहब ने कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, इनके विधायक, इनके सांसद कर्नाटक के कहा, सबने पाकिस्तान की भाषा कही। तो मैं बताऊं अभिषेक, राहुल गांधी का टीआरपी, उनके पार्टी के कुछ नेताओं का टीआरपी पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स पे पाकिस्तान के नेताओं से ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान नेशनल असेंबली में वो डिस्कस हो रहे हैं कि देखिए, भारत में ही एक लोग एक मत में नहीं बोल रहे हैं। एक और मैं आपको बस फाइनल लाइन बताता हूँ कि देखिए, नेताओं को बहुत संभल के बोलना चाहिए। जिस समय धारा 370 हटा था, तो उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था, बड़े नेता हैं विपक्ष के, उस समय प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे, पर उन्होंने कहा था कि कश्मीर में अशांति और हिंसा का माहौल है। और उस समय पाकिस्तान के जो मंत्री थे, मानवाधिकार मंत्री शरीन साहब, उन्होंने यूएनओ में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जो एक विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, वो कह रहे हैं 370 हटने के बाद हिंसा के हालात है कश्मीर में। तो किस नेता को कब क्या बोलना चाहिए देश में जब बड़े संकट होते हैं, ये सोचना चाहिए। अपने प्रॉब्लम्स हम आपस में देश के भीतर सुलझाएं, इसको अंतर्राष्ट्रीय नहीं। एक आखिरी सवाल जाते जाते, एक लास्ट सवाल लेते हैं। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि झारखंड के लिए सबसे मुफीद और आपकी पसंद कौन है। पार्टी लाइन से हट करके इसका जवाब दीजिएगा। मैं एक मूलवासी से सवाल पूछूंगा कि अगर आप झारखंड में, आपको 3 में से एक आदमी चुनना हो, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 बाबूलाल मरांडी, नंबर 2 हेमंत सोरेन, नंबर 3 जयराम महतो। प्रतुल शाहदेव को पर्सनली अगर झारखंड का कैप्टन के तर्ज पर किसी को देखना है तो आप किसे देखेंगे? देखिए, मैं तो ऐसा कैप्टन चुनूंगा जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसने अच्छा पहले भी काम किया हो, उसी पे दांव खेलना पसंद करूंगा। बाबूलाल मरांडी जी पहले 2-3 वर्षों तक जब मुख्यमंत्री थे तो उनको विकास पुरुष कहा जाता था। जो डेवलपमेंट की श्रृंखला उन्होंने शुरू की थी, कोalition गवर्नमेंट के कारण उनकी सरकार गिरी। तो मैं किसी नए खिलाड़ी पर आजमाने की जगह, या किसी ऐसे कैप्टन पर जिसका कंट्रोवर्शियल टेन्योर रहा। अब कैरी पेकर ने चैनल 9, चैनल 7, पता नहीं कौन सा था, सीरीज ही शुरू कर दिया 9 था नेटवर्क पे। हाँ, तो वो एक पैरेलल नेटवर्क शुरू कर दिया था। इसलिए मेरा चॉइस सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल मरांडी होगी, क्योंकि इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था। ये पहले कैप्टन थे झारखंड के, और पहला कैप्टन को एक बार फिर से मौका देने का समय आ गया। तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने अब तो 5.5 वर्ष हो गए। 5.5 वर्ष बहुत लंबा समय होता है साहब। इन्होंने कहा कि कोरोना हमने 2 वर्ष झेला, मानते हैं, पर इसी कोरोना में आपने माइंस का अलॉटमेंट खुद से कर लिया, माननीय आपने
3 गाड़ियां बदल ली, BMW, रेंज रोवर, मर्सिडीज, सब गाड़ियां बदल ली। काम तो होता रहा साहब। आपने अपनी पत्नी को दे दिया लैंड का, अपने साली को भी दे दिया। देखिए बड़ा सुंदर बैलेंस किया मुख्यमंत्री जी ने, ससुराल को भी खुश रखा, अपने घर को भी खुश रखा, एक बसंत सोरेन जी को माइंस दे दिया। पर ये तो अभूतपूर्व था ना कि देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते अपने नाम माइनिंग लिस्ट दे दिया। काम तो होता रहा साहब। 5.5 वर्षों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ना रोजगार दे पाए, ना या विकास की रफ्तार को तेज कर पाए। तो मैं इनकी कैप्टनशिप को बिल्कुल सही नहीं मानता। जयराम महोदय, आपके रिएक्शन, मतलब ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग लीडर, आई थिंक। देखिए क्या ना कि ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, ये 2020 नहीं है कि आप आए धुरंधर बल्लेबाजी की चले। तो मेरा फर्स्ट चॉइस एंड लास्ट चॉइस फिलहाल तो बाबूलाल मरांडी जी की रही। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने समय बेस दिया। बहुत बेस लागे के एखन सादरी गोठिया बहुत कम मिलेला और रोहो झारखंडिया की मूलवासी है कि तो बहुत बहुत आभार और बुलाने। तो कुल मिलाकर के रौरे का बहुत शुक्रिया पहले तो, और रौरे मन के भी बहुत शुक्रिया भाई। काले की कोशिश हम इन कर रहे कि भाई दिल कर बात, माने राजनीतिक बात नहीं हो चाहिए, और जे हिने होने कर बात है नहीं, वो बातचीत हो जे मने बाकी चैनल पर नहीं देखे के मिलेला। बाकी आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो तो प्रतुल जी को हम फिर से बुलाएंगे, फिर से इनवाइट करेंगे। जमीन से जुड़े हुए नेता और जमीन पर ही बातचीत होगी। तो कुछ हो मन में सवाल तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतुल जी को बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम आपसे आपने तरफ चैनल के आभार। चलिए जोहार सभी को। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।